हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा एक वीडियो जो हमने आधा छोड़ा था, केमिकल काइनेटिक्स का। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया था, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इसमें कि रिएक्शंस किस रेट से होते हैं, रेट क्या होता है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, रेडिएशन वगैरह, ये सब क्या करते हैं, रेट को अफेक्ट करते हैं। किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें डिटेल में पढ़ रहे थे। कंसंट्रेशन में मैंने बोला था हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो रेट कैसे कैसे अलग अलग फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है, जिसमें हमने अलग अलग रेट कांस्टेंट निकाले थे फॉर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी से आज हमको स्टार्ट करना है, और आज ये इतना खास है नहीं ज्यादा। तो आज के इसमें हाफ वीडियो में हम पूरा काइनेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी समझे तो देखिए बच्चों, रिएक्शंस को अगर आप देखो तो रिएक्शंस आपकी दो टाइप की होती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वो जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो जो मल्टी स्टेप हो, मतलब एक से ज्यादा स्टेप में वो रिएक्शन होती है। सपोज मैंने बोला कि ए से पी कुछ प्रोडक्ट बन रहा है ना। मैंने या ऐसा बोल दिया कि कुछ ए बी को मैंने रिएक्ट करवाया और मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये आपकी होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप में आपकी कवर हो रही है ना। मल्टी स्टेप मतलब क्या, कि मैं बोल रही हूँ ए से बी पहले कुछ सी बन रहा है, फिर उस सी को वापस से मैं कुछ कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब इसमें क्या है, एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। तो जब हम अब पिछली क्लास पे फिर से जंप करें तो हमने बोला था कि आपकी जो स्टेप होती है, आप उस स्टेप के लिए आप रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस पे रेट लॉ लगाते हैं। रेट लॉ कैसे लगाओगे, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू आपके जो भी रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन। तो इस पे डायरेक्टली रेट लॉ लग जाएगा आपको, है ना। पर प्रॉब्लम आती है जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब यहाँ पे भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप के किस वाले के लिए निकालोगे, इस स्टेप के लिए निकालोगे या इस स्टेप के लिए निकालोगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, आपको निकालना पड़ता है, आपको पता करना पड़ता है कि इसमें से कौन सी स्टेप है आरडीएस। आरडीएस मतलब क्या, आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब आप भले दो स्टेप्स दो, आप भले 10 स्टेप दो, लेकिन उन सब स्टेप में आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, उस स्टेप में आप क्या करोगे, खाली आप अपना रेट का फॉर्मूला लगाओगे, है ना। आप अपना रेट का ये रेट लॉ लगाओगे और उस स्टेप से फिर आप पता कर लोगे उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब हमको कैसे पता पड़ेगा आरडीएस कौन सा है। तो देखो, क्वेश्चन में या तो आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि ये आरडीएस है या ये आरडीएस है ना। और आपको रेट लॉ वगैरह सब आरडीएस भी लगाना रहता है। और इसको अगर प्रैक्टिकली समझना है कि आरडीएस कौन सा होता है, तो भैया आपकी भले 10 स्टेप हो, उन 10 स्टेप में सबसे स्लो स्टेप कौन सा होता है, जो भी सबसे स्लो स्टेप होगा। मान लो मैंने बोल दिया ये वाला सेकंड वाला मेरा स्लो स्टेप है ना, और फर्स्ट वाला मेरा फास्ट है। तो आरडीएस कौन सा हो जाएगा, आरडीएस हो जाएगा मेरा सेकंड स्टेप। ये कौन सा हो जाएगा, आरडीएस। अब मैं जो रेट लॉ लगाऊंगी वो मेरे इस सेकंड वाले पे लगाऊंगी, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू सी। मतलब ये सी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑर्डर आप कब पता करेंगे, जब आपको आरडीएस पता होगा। एलिमेंट्री के लिए जो स्टेप है वही आपका आरडीएस होता है। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आती है तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, आरडीएस होता है। तो उसमें आपने क्या लगा दिया, आपका रेट लॉ लगा दिया। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था। अब मॉलिक्यूलैरिटी की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक करता है। मॉलिक्यूलैरिटी ये होता है कि आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपके आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है ना। कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, है ना। अब इसके लिए अगर बोलूं, अगर ये आरडीएस है तो ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रेट में, तो इसको आप क्या बोलोगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे ये डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलैरिटी दैट मीन्स यूनिमोलिकुलर, है ना।
उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि ये वाले आरडीएस है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके आरडीएस में, तो ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 2। और इसको हम क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी को अगर आप ऐसे समझो, है ना, अब इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, या फिर आपको नॉर्मली भी कैसे भी पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो और इनका मतलब समझिए पहले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, क्या आप रिएक्टेंट्स का कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेट कांस्टेंट कितना सेंसिटिव है उसकी कंसेंट्रेशन को लेकर। और मॉलिक्यूलैरिटी बस ये है कि जो सबसे स्लो स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपकी मॉलिक्यूलैरिटी है। एक सबसे फेमस इसमें जो हम डिफरेंस लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल मतलब ये सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हो कि हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इस पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। और ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब आप मुझे खाली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिख के दे दो, मैं उसमें मॉलिक्यूल्स देख के गिन के बता दूंगी कि भैया इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आप थियोरेटिकली देख के बता सकते हो, ये आपका एक्सपेरिमेंटल चीज होती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, 1 2 3, 1.2, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कितने पॉइंट्स में वो डिपेंड कर रहा है ना। मॉलिक्यूलैरिटी आपका हमेशा इंटीजर होता है, और इंटीजर भी मैं ना बोलूँ तो नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3। जीरो भी नहीं होता है मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि जीरो मतलब क्या कि एक भी मॉलिक्यूल नहीं है ना, तो ऐसा नहीं होगा। मॉलिक्यूलैरिटी में एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। दूसरी चीज, मॉलिक्यूलैरिटी ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि 3 से ज्यादा नहीं होती है, बहुत रेयर केसेस, या फिर ना ही होती है। मॉलिक्यूलैरिटी मैक्सिमम कितनी जाएगी, 3 जाएगी। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, 2 है तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, और 3 है तो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। उसका रीजन ये है कि 3 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब क्या है कि जितने मॉलिक्यूल्स आरडीएस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और उनके कोलिजन से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि 4 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हो उस टाइम पे, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी कहाँ तक जाती है, 3 तक जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस वगैरह है, ये आप पढ़ लेना। ये आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता है। ठीक है। तो अब हमारा एक कंसंट्रेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट पूरा हो जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं आज के हमारे मेन पार्ट पे, जो कि है टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है हमारे रेट्स को, रिएक्शन के रेट्स को। तो देखो, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, ए से पी कोई रिएक्शन हो रहा है, और मैंने इसका कुछ टी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवा रही हूँ, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाती हूँ वैसे वैसे इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। मान लो इसका कुछ रेट कांस्टेंट K1 था। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसी सेम रिएक्शन को मैंने एक दूसरे टेम्परेचर पर करवाया, ये T1 टेम्परेचर था, ये T2 टेम्परेचर है, और अब रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो जनरली क्या बोलते हैं हम कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट बढ़ जाता है। और इसको क्वांटिटेटिवली हमने एक्सपेरिमेंटल पता लगाया कि हर 10 डिग्री के टेम्परेचर डिफरेंस पर, जैसे ही मैं 10 डिग्री से क्या करती हूँ, टेम्परेचर चेंज करती हूँ, है ना, ऐसा पता लगाया गया कि किसी भी रिएक्शन का अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, डबल। हर 10 डिग्री के चेंज पर रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। तो अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, K2/K1 निकालूं, तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, डबल आएगा। और उस डबल को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है। और या तो 2 रहता है या कभी कभी 3 भी हो सकता है। राउंड ऑफ 2 to 3 में आपका क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट लाई करता है कि आप 10 डिग्री के टेम्परेचर, और ये कब, जब आप 10 डिग्री से टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो ये इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, है ना, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन समझने के लिए कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, हमारा जो रेट कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है ना वो हमेशा हम 10 का ही चेंज करें। मान लो 1 का ही चेंज करा फिर, तो हर माइन्यूट डिफरेंसेस के लिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए जो इक्वेशन दी गई थी वो थी अरेनियस इक्वेशन, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन आप लोगों को याद ही होगी, है ना, क्या होती है अरेनियस इक्वेशन।
आइए अरेनियस इक्वेशन समझते हैं अच्छे से। अरेनियस इक्वेशन हम बोलते हैं k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये होती है आपकी अच्छे से भैया रट्टा मार लेना इस इक्वेशन का, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पे पक्का बन जाता है, या तो लॉन्ग में बनेगा या ऑब्जेक्टिव में बनेगा, कुछ ना कुछ इससे पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा इक्वेशन, ठीक है। k इज इक्वल्स टू, इसमें से अब एक एक चीज को हम डिकोड करते हैं कि ये सब क्या है ना। तो सबसे पहले अगर हम k समझे तो k है हमारा रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट, ये अब हमको पता ही है अच्छे से, ठीक है। अब इस ई ए को समझे तो ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये आर क्या होता है आपका? गैसियस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट। और इस टी को समझो तो ये टी क्या होता है हमारा? टेम्परेचर, ठीक है। और ये सब देखो, हमको मेन रिलेशन किस किस में देखना है? टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में, ठीक है। ई क्या है हमारा? ई की पावर में ये सब लिखा है, तो ई क्या होता है? अच्छा, आपने लॉग वगैरह सुना है? लॉग बेस 10 ये सब है ना, नेचुरल लॉग ये सब। तो उसी टाइप से ई आपका एक्सपोनेंशियल होता है, जैसे 10 की पावर में कुछ होता है ऐसे एक्सपोनेंट की पावर में कुछ होता है, तो ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इससे पहले जो यूज करा जा रहा है ये ए, क्योंकि ये ई से पहले यूज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर जिसको हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, कहाँ से आया, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, हमको क्या देखना है कि हमारा ये टेम्परेचर किस तरह से डील करता है रेट कांस्टेंट से, इस तरह से हमने देखा। अब इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना। अब देखो क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, पहले समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी आपके दो कॉन्सेप्ट को लिंक कर रहा है यहाँ पे। एक तो टेम्परेचर वाले को और एक कैटलिस्ट वाले को, इसलिए मैंने इनको साथ में लिखा है कि अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या, कि कोई ऐसी एनर्जी जो एक्टिव कर रही है ना, मॉलिक्यूल को जो एक्टिव कर रही है। इसको एक ग्राफ से समझते हैं, है ना। सपोज मेरा कोई रिएक्शन है, ये मेरे रिएक्टेंट्स है। क्या है? ये रिएक्टेंट्स है। ये वाई एक्सेस पे क्या है? एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। और ये मेरी प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस करता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी अगर यहाँ है तो रिएक्शन इस तरह से हमेशा प्रोग्रेस होता है, ठीक है। अगर मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, तो मुझे उनको पहले कुछ हीट एनर्जी वगैरह देनी पड़ती है, जब वो बहुत हाईली एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर वो रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो हाईली, सबसे खतरनाक, सबसे हाई एनर्जी वाली जो स्टेट होती है, इसको आप क्या बोलते हो? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हो? ये क्या है आपकी? ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन इस टाइप से होती है, पहले रिएक्टेंट्स रहते हैं, उसको आप एनर्जी देते हो तो वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, और देन वो फिर क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो देखो, अब आप इस एनर्जी डायग्राम को ध्यान से समझना। वाई एक्सिस पे तो आपने एनर्जी ले रखी है, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका? कि रिएक्शन प्रोग्रेस किधर हो रही है ना। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे आप इधर इधर जा रहे हो, रिएक्शन आपकी प्रोग्रेसिव हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, एनर्जी क्या बता रही है आपको कि ये इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी थी। मान लो ये कितनी है? 10 जूल की एनर्जी। इतनी एनर्जी उसके पास ऑलरेडी थी, ठीक है। और अगर इसको इसमें कन्वर्ट होना है तो इसको इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, है ना। कितनी एनर्जी? इतनी एनर्जी किसको और जरूरत पड़ेगी? मान लो ये कितनी है? 40 जूल की एनर्जी किसको और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो 10 की तो एनर्जी ऑलरेडी उसके पास थी, उसको और कितनी एनर्जी चाहिए? 40 जूल की एनर्जी चाहिए, तभी ये कन्वर्जन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब मान लो आप 30 जूल की एनर्जी दे रहे हो, तो ये कन्वर्जन होगा क्या? नहीं होगा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए, भले वो कोई भी रिएक्शन हो, एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके पास है, उसके अलावा इस पर्टिकुलर एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इतनी तो उसके पास मिनिमम ऑलरेडी है, और इतनी उसको और चाहिए टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। अब इन दोनों को अगर हम सम कर लें, जितनी उसके पास ऑलरेडी है और एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये हो जाती है टोटल रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, जिसको आप क्या बोलते हो? थ्रीशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हो? थ्रीशोल्ड एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या आ जाती है?
रिएक्टेंट की जो ऑलरेडी जो एनर्जी थी है ना, प्लस आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों का सम क्या कहलाता है? आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई? ठीक है, तो ये एक अरेनियस इक्वेशन था जो इन दोनों के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, अब इसको आप अगर समझो तो इसको आई डोंट नो आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, पर मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करती हूँ आपको समझाने का। देखो इसको कैसे समझ सकते हो आप। देखो ये आपका इक्वेशन है, k इज इक्वल्स टू ए ई टू दावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है ना। ए तो आपका कांस्टेंट है तो इसको तो हटा दो अब आप, है ना। टेम्परेचर, यहां से देखो, आपको टेम्परेचर और के बीच में रिलेशन समझना है। टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, है ना, तो देखो डिनोमिनेटर में कोई चीज बढ़ती है, दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इस पूरे की वैल्यू कम होगी, लेकिन ये पावर कौन सी? ई की पावर माइनस एक्स से कुछ, है ना, नेगेटिव है। तो जैसे जैसे ई की नेगेटिव वैल्यू कम होगी, इस पूरे की वैल्यू बढ़ जाती है ना। ये तुम करके देख सकते हो कैलकुलेटर में, ई की कुछ नेगेटिव पावर लेना, उसको कम करते जाना, तो जैसे जैसे नेगेटिव की वैल्यू कम करोगे, इस पूरे की जो आंसर है, ओवरऑल आंसर, वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे इसका ओवरऑल आंसर बढ़ा, तो के तो डायरेक्टली इसी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये इसकी वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी, आपका के की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये आप इससे प्रूफ करके समझ भी सकते हो कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है? आपका जो के का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हम अलग अलग दो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन या इक्वेशन को लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा छोटा सा एक डेरिवेशन है, समझा रही हूँ, ट्राई करना और साथ साथ में लिखना भी सही। ठीक है, क्या करना है? दोनों साइड लॉग ले लो। कौन सा लॉग ले लो? नेचुरल लॉग ले लो। एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए इंटू ई टू दावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखो ऐसे सारे डेरिवेशन पे अपने लॉग की सारी प्रॉपर्टीज का अच्छे से रिविजन करके बैठना कि जब भी लॉग एम इंटू एन होता है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। तो ये हो जाएगा एल एन के एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ ई टू दावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये बात ध्यान रखना कि जब लॉग बेस 10 होता है और यहाँ भी 10 लिख देते हो तो इसका आंसर 1 हो जाता है। सिमिलरली जो नेचुरल लॉग होता है ना, और उसके में जब आप ई लिख देते हो तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। नेचुरल लॉग मतलब होता है लॉग और बेस में क्या है? ई, और जब यहाँ भी ई आ गया है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और पावर क्या होती है? वो आगे आ जाती है ना। लॉग का ये फॉर्मूला होता है ना कि लॉग में ए की पावर कुछ एक्स है तो आप एक्स लॉग ए लिख सकते हो उसको। तो ये सारी प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन के एज इट इज, एल एन ऑफ ए एज इट इज, ये 1 हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये तो हो गया आपका एक चीज। ठीक है, अब इसमें आप पहले एक ग्राफ बना लो, किस किस के बीच में। ये आपको किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है? ये है वाई, है ना, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन बन रही है। तो अगर मैं ग्राफ बनाती हूं तो y क्या है आपका? एल एन ऑफ के। अब इसमें से m क्या है और x क्या है? तो हमेशा ध्यान रखना जिसको आप चेंज कर रहे हो, वेरिएबल जो होता है वो आपको x कंसीडर करना रहता है, m तो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो हम टेम्परेचर के और k के बीच में हम क्या देख रहे हैं? रिलेशन। तो हम चेंज क्या कर रहे हैं? k, ये t चेंज कर रहे हैं। तो 1/t क्या हो जाएगा आपका? 1/t आपका हो जाएगा x, 1/t। ठीक है, तो इनके और इनके बीच में जब आप एक ग्राफ देखोगे तो देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ बन रही है। नेगेटिव स्लोप और प्लस यहाँ पर क्या है? आपका एक इंटरसेप्ट है। तो जो जो मैथ्स वाले बच्चे उनको अच्छे से पता है कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है विद इंटरसेप्ट, एक अगर ये सी नहीं होता, जीरो होता, तो लाइन कहां से पास होती है? जीरो, ओरिजिन से। बट एक इंटरसेप्ट है तो लाइन कहां से पास होगी? कहीं भी इंटरसेप्ट कट से पास होगी और नेगेटिव स्लोप के साथ। पॉजिटिव होता तो ये लाइन ऊपर जाती। अब ये जो स्लोप है ना, स्लोप क्या है? एम, एम का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर, एम का वैल्यू आ जाएगा। और ये जो इंटरसेप्ट है सी, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? एल एन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लॉग के टर्म्स में भी लिख सकते हो, है ना। लॉग अगर लिखना है, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? 2.30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है? इसी इक्वेशन को आगे कैरी ऑन करना है।
लिखा? ठीक है। अब हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? इसी इक्वेशन को अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर देखें तो पहली इक्वेशन हमारी आएगी ln ऑफ k1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। और दूसरे टेम्परेचर पर देखें तो ln ऑफ k2 इज इक्वल्स टू, बाकी सब कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा वो आप एज इट इज लिखेंगे। ये दो इक्वेशंस आपने लिखी है ना? लिख लिया अच्छे से? अब आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो, ln ऑफ k1 माइनस ln ऑफ k2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a, ये तो कट जाएगा आपका। अब ये माइनस का है, माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर टी टू। यहाँ पे देखो, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, ln ऑफ के वन अपॉन के टू इज इक्वल्स टू। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ई ए अपॉन आर को मैं कॉमन ले रही हूँ। इधर क्या बचेगा, माइनस वन बाय टी वन प्लस वन बाय टी टू। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन। ठीक है। या फिर मैं इसको अगर ऐसा करूं, यहाँ पे मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, इस इक्वेशन को आप एक काम करिए, लॉग में अगर आप ये ऊपर नीचे का इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ माइनस प्लस का चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ln ऑफ के टू अपॉन के वन, ई ए अपॉन आर एज इट इज रहेगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा वन अपॉन टी वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टी टू। ठीक है। तो या तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, या इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना है, के टू अपॉन के वन ई ए अपॉन आर, एलसीएम ले लो इसका, ये हो जाएगा टी वन इंटू टी टू। तो ये एक आपकी दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो अलग अलग रेट कांस्टेंट्स का डेरिवेशन है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो इवन आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो ढंग से। ठीक है। अब हम आते हैं, आपका एक्टिवेशन एनर्जी हमने समझ जाओ, है ना? अब इस एक्टिवेशन एनर्जी से होता क्या है, और इसका मैंने बोला था कैटलिस्ट से भी कुछ लेना देना है, तो ये क्या रिलेशन है ये समझते हैं। ठीक है। देखो, तो अब हम समझते हैं तीसरी प्रजाति जो हमारी कैटलिस्ट है, ये क्या फर्क डालती है हमारे रेट्स पर, है ना? जो तीसरी प्रजाति होती है कैटलिस्ट, ये क्या करता है, तो देखो कैटलिस्ट एक ऐसी प्रजाति होती है जिसको अगर आप किसी रिएक्शन में डाल दो तो वो क्या करता है, उसका स्पीड को काफी हद तक चेंज कर देता है। मतलब रिएक्शन अब अलग स्पीड से होने लग जाती है। मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जो 10 दिन में हो रही है, बहुत धीरे धीरे स्लो हो रही है, और वहां पे आपने कोई कैटलिस्ट डाल दिया, तो वो रिएक्शन आपकी हो सकता है 5-10 मिनट में ही खत्म हो जाए, है ना? अब कैटलिस्ट क्या है, किसी चीज का नाम नहीं है कि हाँ ये कैटलिस्ट, मतलब हर रिएक्शन को जो रेट, जिसका रेट अफेक्ट करने का जो काम करता है वो, उसके लिए वो कैटलिस्ट हो जाता है। सपोज अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, कि मान लीजिए आप क्लास में मस्ती कर रहे हैं, है ना, रेंडमली इधर उधर बैठे हुए हैं, आपको कोई एक टॉपिक पढ़ने को दिया जाए, आप 10 दिन लगाएंगे पढ़ने में, आप इधर उधर मस्ती मजाक करते रहेंगे, ठीक है? और आपकी क्लास में कोई टीचर आ जाता है, तो आप टीचर के सामने तो आप मजाक करने से रहे, तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ी देर क्या कर देते हैं, चलो फिर अब आप थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ने लग जाते हैं। तो जो टॉपिक अब आप अकेले में 10 दिन लगा रहे थे, लेकिन किसी के अंडर, है ना, किसी के निगरानी के अंदर अब वो टॉपिक आप जल्दी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे उस टीचर का क्या काम हुआ, कैटलिस्ट की तरह काम करा उस टीचर ने, वो आया और आपका स्पीड बढ़ा दिया। क्या सिर्फ स्पीड बढ़ाना कैटलिस्ट का काम होता है? तो नहीं, कुछ कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो स्पीड खत्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, रिएक्शन रोक भी सकते हैं। तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग कैटलिस्ट, जैसे कि हर ताले की चाबी अलग अलग होती है, उसी तरह हर रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए अलग अलग कैटलिस्ट का यूज करा जाता है। जैसे कि आपने एक फेमस रिएक्शन देखी होगी अमोनिया बनने की, है ना? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है।
यहाँ पे आयरन लिखा हुआ रहता है, तो ये आयरन क्या काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। अब आयरन क्या हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है, नहीं, आयरन पर्टिकुलर सिर्फ इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है कि इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन थोड़ा स्पीडली हो जाती है, फटाफट हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो कैटलिस्ट का रोल समझ में आया। क्या आयरन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कहीं रिएक्ट कर रहा है, क्या कहीं आपको प्रोडक्ट में आयरन दिखा या रिएक्टेंट साइड में, नहीं। तो कैटलिस्ट आपके खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं वहां पे कि हम खुद रिएक्ट करके हमारा अलग से प्रोडक्ट बना देंगे। आप जितना कैटलिस्ट डालते हो आपको एंड में उतना का उतना वापस मिल जाता है ना। कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होते हैं किसी भी रिएक्शन में, इसलिए हम बोलते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, खुद केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, बट रिएक्शंस के रेट्स को अफेक्ट करता है, ऑल्टर कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट के साथ एक छोटा सा एक और चीज आती है, प्रमोटर। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है प्रमोटर क्या होते हैं, है। तो जैसे कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, प्रोमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है ना। वो इसको प्रमोट करेगा कि तू और कर, तू और वर्क कर, जिससे रिएक्शन की रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। अब सपोज उसी एग्जांपल पर वापस जाते हैं, जैसे कि टीचर के प्रेजेंस में आप पढ़ने लग गए और उसी दौरान अगर कोई प्रिंसिपल आ गया वहां पे, तो अब उस टीचर वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि भाई प्रिंसिपल यहीं घूम रहे हैं तो हम और ज्यादा स्ट्रिक्टली फिर आपके साथ बिहेव करें तो बच्चे और ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये एक टाइप से क्या हो गया, प्रमोटर। इस रिएक्शन का आपका एक वर्क रहेगा। इस रिएक्शन में एक प्रमोटर भी यूज होता है जो आपको पता लगा के आना है ना, कि अमोनिया बनने की प्रोसेस में शायद हैबर्ट्स प्रोसेस है, इसमें कौन सा प्रमोटर हम यूज करते हैं जो किसको बढ़ाएगा, वो इधर कुछ नहीं करेगा, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैटलिस्ट। अब मैडम जब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो रिएक्शन के रेट को कैसे फर्क डाल रहा है ना, रिएक्शन का रेट कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो बच्चों, कैटलिस्ट का काम ये रहता है कि आप जब कैटलिस्ट के एब्सेंस में जब कोई रिएक्शन कर रहे थे तो हमने क्या बोला था, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और रिएक्शन कुछ इस तरह से कुछ रिएक्शन हो रहा है जहां पे ये ट्रांजिशन स्टेट है। और आपको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है ना। E A1 इतनी तो ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास है, उसको इतनी एनर्जी मान लो कितनी थी, 40 जूल। उसको इतनी एनर्जी की जरूरत है कि जब उसको इतनी एनर्जी मिलेगी तब वो जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो कैटलिस्ट करते ये हैं, कैटलिस्ट इस एनर्जी को कम कर देते हैं। जो ग्राफ आपका ऐसा था, अब वो कुछ इस तरह से उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या वो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी वही है, प्रोडक्ट की एनर्जी वही है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो गई है, और अब आपको कुछ E A2, अब आपको शायद इसको ले लो तो तुम 30 जूल एनर्जी की ही जरूरत है। जो पहले 40 जूल में रिएक्शन हो रहा था अब वो 30 जूल में ही हो जाएगा। तो 40 जूल तक एनर्जी देने में ज्यादा टाइम लगेगा, 30 जूल की एनर्जी आप फटाफट दे दोगे। तो कैटलिस्ट ने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। कैटलिस्ट किस तरह से बिहेव करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, सो दैट रिएक्शन आपकी जल्दी हो जाती है। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, वो जो रिएक्शंस का रेट बढ़ाते हैं, वो क्या करेंगे, इस एक्टिवेशन एनर्जी को और हाई कर देते हैं। तो अब आपको और ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये कैटलिस्ट का क्या रहता है, वर्क रहता है। आई होप आपको कैटलिस्ट का समझ में आया होगा। तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, रिएक्शन किस तरह से रेट चेंज होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट है रेडिएशन। तो देखो रेडिएशन का ऐसा रहता है, कुछ कुछ, सारे नहीं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रेडिएशंस की प्रेजेंस में फटाफट हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस जनरली जीरो ऑर्डर के रहते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। आप कितना ही कंसंट्रेशन बढ़ा लो, उनके रेट्स पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन कर लोगे, तो हो सकता है वो फटाफट हो जाएगा रिएक्शन। तो कुछ कुछ रिएक्शंस क्या करते हैं, रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं। तो रेडिएशंस के प्रेजेंस में ऐसे रिएक्शंस जो है वो फास्ट हो जाते हैं, उनका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल वगैरह आप याद कर लेना। और ये केमिकल काइनेटिक्स में मेरी तरफ से सारी चीजें कंप्लीट हैं। कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी वही अरेनियस इक्वेशन से डील करती है, उसकी हेल्प से आप बोल सकते हैं अरेनियस इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तब जाके आपका रिएक्शन हो पाता है। तो कोलिजन किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, रेट किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि रेट डिपेंड करता है कि कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं, है ना। मान लो 50 कोलिजन हो रहे हैं, 50 मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसमें से इफेक्टिव कितने कितने हो रहे हैं, मतलब ऐसे कितने कोलिजन है जिसके टकराने से एक्चुअल में प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो उसको उस पर डिपेंड करेगा इफेक्टिव कोलिजन पे। पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, पर सेकेंड में कितना, है ना, एक सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं। एक सेकेंड में जितने ज्यादा कोलिजन होंगे आपका उतना ज्यादा क्या होगा,
आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कुछ कुछ चीजों पे, दूसरा तीन चीजों पे डिपेंड करता है। रेट किस किस पे डिपेंड करता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, इफेक्टिव कोलिजन पे, और तीसरा वो डिपेंड करता है कोलिजन के ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन मतलब क्या? कि मैं इस तरह से टकराऊंगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर मैं इस तरह से टकराऊंगी। स्टीरियो का भी बहुत यहाँ पर रहता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री जब आप समझेंगे, है ना, अपने SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शंस में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बैक से आके अटैक करता है। बैक से क्यों करता है? क्योंकि अगर वो सामने से आएगा तो उसको स्टेरिक रिपल्शन होगा और वो ढंग से अटैक नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये स्टीरियो का मामला होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री आप बोलते हो रहे हो वो अटैक कर रहा है, पर किधर से अटैक करेगा? तो ओरिएंटेशन भी, अब कोलिजन हो तो रहा है, टकरा तो रहा है, पर स्टीरियो केमिकली वो अलाउड ही नहीं है ना। तो स्टीरियो का भी काफी हद तक लेना देना होता है, और इन सारे फैक्टर्स को मिलाते हैं तब जाके आपकी वो अरेनियस की इक्वेशन बनती है ना। एक की जो वैल्यू रहती है वो भी अलग अलग चीजों से मिलकर फिर आप उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल देते हैं, तब जाके आपका अरेनियस का इक्वेशन आता है। तो अब इस यूनिट में से कुछ भी टॉपिक नहीं बचा है, हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है ना। तो इन टॉपिक्स को ही आपको अच्छे से रिवाइज करते जाना है, बार बार लिखना है, डेरिवेशंस बार बार लिख लिख के सॉल्व करने हैं, और सारी चीजें अच्छे से नोट्स बनाकर प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। तो ये आपका काइनेटिक्स मेरी साइड से कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।